नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसके एंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उसका वेलोसिटी कैसे क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जी क्या होता है। टोटल हम जानेंगे, एंड टू एंड जानकारी आपको देंगे। फोर्स भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम बताएंगे। पूरा एंड टू एंड जानकारी सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम आपको देंगे। ये टॉपिक हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाल ही के जो कंपटीशंस हुए हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन, उसमें मैंने देखा है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में साइंस को प्रोजेक्ट किया गया है। साइंस के कुछ क्वेश्चंस, खास करके इस टाइप के जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर रखा गया है। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे चैनल का मेन पर्पस है आपको सही और सटीक जानकारी देना और वैसे मुख्य बिंदुओं पर बात करना जो आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है इसको जानते हैं। देखिए, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो फोर्सेज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कोई भी एक सर्कुलर मोशन हम लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी आपके पास अगर साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, एक सर्कल में अगर चलाना शुरू करें तो साइकिल और हमारा पूरा शरीर साइकिल के साथ इधर की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, इंक्लाइन हो जाता है। आप कभी गोल साइकिल चला के देखिएगा, इधर के तरफ पूरा का पूरा सिस्टम जो है इधर झुक जाता है, हमारी साइकिल झुक जाती है। तो ये जो झुकाव है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये जो झुकाव है, ये झुकाव क्यों होता है, हम इधर की तरफ क्यों इंक्लाइन हो जाते हैं। कोई भी साइकिल वाला इधर की तरफ क्यों, कोई बाइक अगर बाइक को ही गोल गोल घुमाइए, आप किसी भी व्हीकल को गोल गोल घुमाइए, तो जैसे ही आप इस गोल गोल सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूमेंगे, वैसे ही आपकी जो व्हीकल होगी इधर की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। आप थोड़ा सा झुकाव फील करेंगे सेंटर के तरफ। अब जो सेंटर की तरफ जब आप झुकते हैं तो एक एंगल बनती है, और ये एंगल जो होता है, यही एंगल के बारे में बोल रहा था कि इसको कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा आपको। अब क्या है कि अब देखिए, यहाँ पर हम फिर से एक बार समझते हैं कि ये जो फोर्स है, जो आपने अभी देखा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, सेंटर के तरफ, इसी फोर्स को सर्कुलर मोशन में, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स। और दूसरा फोर्स होता है जो सेंटर के अगेंस्ट लगता है, इधर के तरफ लगता है, इधर के तरफ लगता है, तो ये जस्ट अपोजिट लगता है। तो इस पे कई सारी मशीन्स वगैरह काम करते हैं। तो दो टाइप के फोर्सेज होते हैं सर्कुलर मोशन में, ध्यान रखिएगा। ये लीनियर मोशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लाइनियर मोशन या लीनियर मोशन जो होता है, इसमें सीधे इंसान चलता है, जैसे ऐसे कोई व्हीकल चल रही है, इस पर इधर या इधर कोई भी फोर्सेज नहीं लगते हैं। ये सीधे इंसान चल रहा है, एक्सेलरेटर है उसके पास, वो अपना एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस पे कौन सी फोर्स लगती है, लीनियर मोशन में जो फोर्स लगती है उसको F = ma से कैलकुलेट करते हैं। ma का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करिएगा तो जो फोर्स लीनियर मोशन में लगेगी, लीनियर मोशन में, उस फोर्स को हम F = ma से कैलकुलेट करते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में जो भी सर्कुलर मोशन होगा, मतलब उस सर्किल में मोशन होगा, गोल 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 ऑब्जेक्ट घूमेगा, इस केस में दो ही फोर्स काम करते हैं, एक सेंटर के तरफ और एक सेंटर के अपोजिट। तो हम सिंपल, अब आम दुनिया की भाषा में आपको समझने के लिए, कि कोई वाहन गोल गोल घूम रहा है, किसी भी प्रकार का साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो जब वो गोल गोल ऐसे घूमेगा तो फिर सेंटर के तरफ उस अट्रैक्शन होगा, सेंटर के तरफ झुकाव होगी, झुक जाएगी वो गाड़ी, सेंटर के तरफ झुक जाएगी। तो जब जो ये झुकेगी तो उस जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और कुछ मशीन्स इस पे काम करते हैं जो सेंटर के बाहर धक्का देते हैं, तो सेंटर के बाहर जो होता है उनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो अब इससे देखिए कितना आसान है समझना। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर से बाहर। जस्ट अपोजिट होता है। सेंटर की सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और सर्कुलर मोशन में सेंटर के अपोजिट जो फोर्स लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट इसको सिंपल करते हैं। देखिए A = v² होता है r। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, A = v² होता है। और मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन में F = ma होता है। तो यहाँ ma का मतलब m × v²/r। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला F निकालने का, कि वेलोसिटी पता हो, r पता हो, m पता हो तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए mv²/r हो गया F का निकालने का, तो mv²/r। अच्छा, v का जो फार्मूला होता है सर्कुलर मोशन में वो होता है ω/r। अब एक बार बताऊंगा ओमेगा क्या है। ω/r होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? वेलोसिटी निकाली जाती है ω × r। r मतलब इसका रेडियस। तो ये v जो वेलोसिटी है ऐसे निकाली जाती है। अब इस v के जगह पर यदि हम ω/r रख दें तो mv² मतलब ω/r² /r ये हो गया। अब इसका मतलब कि m ω² r² /r। अब एक r कैंसिल, m ω²r, तो m ω²r। ये हो गया F निकालने का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में। फोर्स कितना लगेगा? कोई बोलेगा सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लग रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स बहुत आसान है निकालना। सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने के लिए m ω²r। अब क्या है ओमेगा? क्या है ओमेगा? कांस्टेंट होता है। ओमेगा का वैल्यू डिफाइंड है, वो जैसे जी का वैल्यू डिफाइंड है ना ग्रेविटी का 9.8 मीटर/सेकंड²। उसी तरह से ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। सिर्फ मास और रेडियस आपको पता करना होता है। अगर मास और रेडियस दिया हुआ है तो आप आराम से वहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल सकते हैं। अब सेंट्रीपेटल फोर्स निकल गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए v²/r। v वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है, सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी है, वेलोसिटी दिया रहेगा। जहाँ भी एक्सेलरेशन पूछेगा वहाँ वेलोसिटी दिया रहेगा कि आपकी गाड़ी कितना वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस। तो ये निकल गया हमारा a। एक्सेलरेशन भी ऐसे निकल जाता है। अब देखिए, अब एंगल कैसे निकालते हैं? कितने डिग्री एंगल होना चाहिए कि गाड़ी जो हमारी सेंटर की तरफ झुक रही है वो गिरे नहीं? कितने डिग्री एंगल होना चाहिए? ये वाला एंगल कितना डिग्री होना चाहिए ताकि ये गिरे नहीं? तो गिरने के लिए आप देखिए कहीं पर भी आप कहीं रोड भी बनाए जाते हैं, कहीं एक्सप्रेसवे वगैरह पे जाइएगा, कहीं आप किसी हाईवे पे जाइएगा जहाँ पर मोड़ होता है, जहाँ पे गोल घुमाव होता है ऐसे रोड का, वहाँ पे देखिएगा इधर से रोड थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है और इधर से थोड़ा सा नीचे उठा दिया जाता है। इधर से ऊपर रहता है और इधर से नीचे रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब ये गोल गोल घूमे तो कोई भी गिरे नहीं। तो ये जो नीचे इधर से ऊपर और इधर से नीचे रोड उठाने का जो एंगल होता है वो एंगल कैसे पता किया जाता है? उसके लिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, tan थीटा। tan थीटा = v²/rg। अब देखिए v अगर आपको वेलोसिटी पता है कि आप देखिएगा वहाँ पे डिफाइंड होता है कि यहाँ 40 किलोमीटर के स्पीड से चलाएं। यहाँ रेडियस भी आपको वहाँ पे उसका डिफाइन किया जाता है, g 9.8 मीटर/सेकंड उसका डिफाइंड ही ऑलरेडी है। तो इस तरह से यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करके वहाँ का रोड बनाया जाता है कि क्योंकि जो रोड बना रहे हैं उनको तो इसकी गोलाई पता है ना कि ये कितना बड़ा सर्कुलर है। तो यहाँ से उनको रेडियस तो ऑलरेडी पता है कि रेडियस कितना लेना है, रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस उनको ऑलरेडी पता है। वेलोसिटी वो डिफाइंड कर ही रखे हैं, आर उनको रेडियस पता ही है, जी 9.8 पता ही है। यही तो होता है tan थीटा। और अब मान लीजिए कि ये सारा कैलकुलेट करने के बाद एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया 90 आ गया। अब tan थीटा = 90 हो गया 90। अब थीटा = tan इनवर्स 90
मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 90, तो इसका मतलब है कि थीटा का tan वैल्यू कितना होगा कि 90 आएगा। तो एक चार्ट भी मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि कितना डिग्री 45, कितना डिग्री 60, कितना डिग्री 90, कितना डिग्री 91, 92, हर सबका डिफाइंड होता है। तो वहाँ से आप इसको थीटा को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल के जो एडवांस कैलकुलेटर हैं वो भी कैलकुलेट करके बता देंगे। तो यहाँ से हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है थीटा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है और आपका वैल्यू कुछ ऐसे आ जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 38, तो थीटा का एंगल कैसे निकालें, तो आपको सिंपल करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 38, और इसी को आंसर में देखना है या इसी को आंसर लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास वो शीट नहीं होता जिसमें हम वैल्यू इसका चेक कर सकें कि इसका कितना आएगा। तो सिंपल क्या है कि एंगल कितना होगा, एंगल होगा tan इनवर्स 38, बस इतना ही लिखना है। अब देखिए एक छोटे से छोटे ड्यूरेशन में हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, हमने सीख लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा हमने सीखा कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लीनियर अगर है तो इसको m इंटू ए करके कर लेंगे लीनियर मोशन में। सर्कुलर मोशन है तो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एंगल कैसे करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी से। v का वैल्यू अगर दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है, तो और g का वैल्यू 9.8 होता ही है। सिंपल इसमें रखना है tan थीटा वाले फार्मूले में वी स्क्वायर बाई आई आर जी में, और इसको कैलकुलेट करना है। जो भी वैल्यू आएगा वहाँ से थीटा निकल जाएगा। ये हुआ हमारा दोस्तों आज का सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। छोटे छोटे और अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए इसलिए ले आते हैं ताकि आपको किसी भी मैटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हम दे सकें, बहुत अच्छे से समझा सकें। आई होप मैंने इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में अच्छी जानकारी दी होगी, आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी डाउट होता है, कहीं पर भी कुछ आपको फिर से जानना है, समझना है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, आप बिल्कुल कमेंट में हमें इस बात को लिखें। हम उससे बेहतर से बेहतर उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाकर आपको देंगे ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें और आप अपनी जानकारी को भी साथ साथ बढ़ा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए। अच्छे वीडियोज़ ला रहे हैं हम लोग ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करें और आप अपनी जानकारी को और बेहतर बना सकें सही और सटीक जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।